शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, यही थी शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लिया करता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गम हो जाती और वो अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वो चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के इतने प्रयास पर भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम ये था कि हर रोज मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, ये सब शंकर दयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता था, तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर 2 गुना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना, घर का खाना भी बनाना और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बाद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी अपने पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और शंकर दयाल को वो मिठाई का डब्बा दिया। ये देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने घमंड के साथ कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, बात ये है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। अब सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। ये सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन झटपटाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहा,
देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया है और एक तू जो भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा। शंभू को ये देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन को? उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न मोहन की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, शादी? अरे इस नालायक से कौन बिहाएगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है सज्जो। आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाए। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी ना। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी हमें लगता है काश ये हुआ ही न होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो? शंकर दयाल ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर, हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वो खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर गया। वहाँ वो नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गया, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम किया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ शंकर दयाल की उम्र काफी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी सांस फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए।
तभी शंकर दयाल वहां आकर के अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू, आप जानते तो हो शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू, हमारे पास ये इतना बड़ा घर है, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा? अरे, मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहा हूँ। बस यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। जब शहर पहुंच जाओ तो ये मेरा नंबर है, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो बापू, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपनी गली से लगाता है और उनके पैर छूकर वहां से चल जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्स नजर आने लगा। वो मोहन का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उसके बूढ़े आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ बेटा ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिया और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल शहर जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतजार करेंगे। कहे मुताबिक शंकर दयाल वहां पहुंच गए और बैठकर रोहन का इंतजार करने लगे। तभी वहां रोहन आ गया और शंकर दयाल के पास आकर कहा, बापू, आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने रुपयों का बैग झटपट से रोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर शंकर दयाल से कहा, बापू, आप यही बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वही बैठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और शंकर दयाल वही बैठकर उसका इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत ही चिंतित था कि रोहन अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फोन नंबर लगाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब शंकर दयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी।
वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वो दूर से ही रोहन को आवाज लगाने लगा, परंतु रोहन शंकर दयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था, जिसकी उम्मीद शंकर दयाल को बिल्कुल भी न थी। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफी ढल चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपए थे, जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। शंकर दयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था, तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वो फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वो अंतिम धाम को चला गया।